हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजेश जांगीर शेखावाटी कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अपन ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं। ज्योग्राफी के वीडियो आपको लगातार जो शेखावाटी का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको लगातार मिल ही रहे हैं। आज देखो अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान का इतिहास। अब देखिए, ज्योग्राफी तो साथ साथ में चलती रहेगी, उसके भी लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में एक साइड में आपका एक नया टॉपिक आज से आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान का इतिहास अपन शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, और पहला टॉपिक अपना कौन सा है? राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत कौन थे, कहां से आए थे? ठीक है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपूत शब्द की। यानी ये जो शब्द है, ये शब्द इस जाति को क्यों दिया गया, कहां से आया था ये शब्द? क्या प्राचीन काल से ही इनको राजपूत के नाम से जाना जाता था? ठीक है, ये राजपूत नाम इनको कैसे दिया गया, क्यों दिया गया और कब दिया गया? ठीक है, अपन पढ़ते हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत के प्राचीन इतिहास की। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में एक नाम आता है वैदिक काल। ठीक है, इस वैदिक काल का निर्माण करने वाले थे आर्य, और आर्य वो जाति थी जो सर्वप्रथम भारत में आई थी। ठीक है, हालांकि उससे पूर्व जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें 4 प्रकार की जातियों के अवशेष मिले। कौन कौन सी? भूमध्य सागरीय, अल्बाइन, प्रोलो ऑस्ट्रेलाइड, और एक आपकी मंगोलाइड। ठीक है, लेकिन उनके अपने पास विश्वस्त, या हम यूं कहें कि विश्वास करने जितने हमारे पास सूत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपन उनको एक संदेह के आधार पर ही जाति मान सकते हैं। ठीक है, जो प्रमाणिक जाति सबसे पहले भारत में आई थी वो कौन सी जाति थी? आर्य जाति थी। ठीक है, इन आर्यों ने भारत में एक व्यवस्था की शुरुआत की थी, और उस व्यवस्था का नाम है वर्ण व्यवस्था। क्या नाम है? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था थी जो आर्यों ने शुरू की थी, यही व्यवस्था वर्तमान टाइम में जाति का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। ठीक है, वर्तमान टाइम में जो जाति आप अलग अलग भागों में देख रहे हो, गांवों में भी देखते हो, शहरों में भी देखते हो, तो उस जाति का जो आधार है, वो आधार कौन सी व्यवस्था है? ये वर्ण व्यवस्था। कैसे है वो भी समझना ध्यान से। देखिए, आर्यों ने अपने समाज को, किसको भाई? अपने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से वर्ग थे? देखना, पहला वर्ग ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, और नंबर 4 शूद्र। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं अपन। ये जो 4 वर्ण थे, इन वर्णों का हमें उल्लेख कहां मिलता है, इस बात की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, आर्यों ने एक वेद लिखा था, और वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। आप सबने सुना इसके बारे में। ये क्या है? अपनी मानव जाति का पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं?
10 मंडल हैं। तो 10वें मंडल की बात करते हैं अपन। कौन से मंडल की बात करते हैं? 10वें मंडल की बात करते हैं। तो देखिए 10वें मंडल में एक सूक्त लिखा गया है, पुरुष सूक्त। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें किसका उल्लेख मिलता है? इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब चलिए आगे। इस पुरुष सूक्त में यह कहा गया है कि जो परम पिता हैं, परम पिता ब्रह्मा, जिनसे हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, इन्हीं परम पिता ब्रह्मा के मुख से तो किसकी उत्पत्ति बताई गई है? ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, भुजाओं से किसकी उत्पत्ति बताई गई है? क्षत्रिय की। वैश्य की उत्पत्ति बताई गई है जंघाओं से, और शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है पैरों से। ठीक है, अब समझिए ध्यान से यहां पर, जिस प्रकार ये जो 4 अंग हैं अपने शरीर के, इन चारों अंगों का जो कर्म है, उन्हीं कर्म के आधार पर इनका क्या निर्धारित किया गया है? कार्य निर्धारित किया गया है। कैसे समझना ध्यान से? जैसे सबसे ऊपर क्या है? मुख आता है अपने। भाई सब जगह, वैसे तो अपने पास सिर है, ऊपर बाल हैं, लेकिन इस कर्म के अनुसार सबसे ऊपर क्या है? मुख है। ठीक है, तो मुख सबसे ऊपर है, इसका मतलब इन वर्णों में सबसे ऊपर कौन सा आ गया? ब्राह्मण आ गया। उसके नीचे भुजा है, तो 2 नंबर पर कौन सा आ गया? क्षत्रिय। 3 नंबर पर जंगा है, और तो जंगा 3 नंबर पर क्या आ गया? वैश्य आ गया। 4 नंबर पर पैर हैं, तो नीचे क्या आ गया? आपका शूद्र आ गया। इसी प्रकार इनके कर्म निर्धारित किए गए हैं। कैसे? जैसे ब्राह्मण का कर्म निर्धारित किया गया, जैसे अपन सब जानते हैं, ब्राह्मण आज भी आप जैसे कोई भी घर में मांगलिक कार्य होता है, तो मांगलिक कार्यों में आप पूजा पाठ करवाने के लिए, हवन करवाने के लिए हम सभी क्या करते हैं? ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं। तो उसी प्रकार प्राचीन काल से लेकर अब तक हमारे यहाँ पर ब्राह्मण का कार्य क्या है? पूजा करवाना, हवन करना, यज्ञ करना। इसके साथ साथ यदि कोई दान दे तो उस दान को ग्रहण करना। नंबर 2 आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्रम निर्धारित किया गया, रक्षा करना, यानी जो प्रजा थी उस प्रजा की रक्षा करना, और साथ साथ में दान देना। ठीक है, वैश्य का क्रम निर्धारित किया गया, व्यापार वाणिज्य करना और राजा को कर चुकाना। शूद्र का कार्य यह निर्धारित किया गया कि जो ऊपर वाले तीनों वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों की क्या करना? सेवा करना। ऊपर वाले तीनों वर्गों की क्या करना? सेवा करना। तो अब देखिए यहां पर इसके बारे में और बातें अपन ज्यादा बात यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि अपन राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अब देखिए जब अपन ये वैदिक काल पढ़ेंगे भारत के इतिहास में, तब इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो शब्द है राजपूत, इस शब्द से कोई मिलता जुलता शब्द आपको दिखाई दे रहा है? जैसे अपन यहां पर बात करते हैं, राजपूत क्या करते थे? अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। क्या करते थे? अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। तो यहां पर रक्षा करने का कार्य किसका है? क्षत्रिय का। किसका है? क्षत्रिय का। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राचीन काल में, वैदिक काल के अंतर्गत इस राजपूत जाति को किस नाम से जाना जाता था? क्षत्रिय नाम से जाना जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि राजपूत जाति है वो क्या है? अपने वैदिक काल से ही अपने भारत में चली आ रही है। चलिए अब बात करते हैं। तो एक प्रश्न आता है दिमाग में कि ये क्षत्रिय थे,
तो क्षत्रिय से उनका नाम राजपूत कैसे पड़ा? यह प्रश्न भी आता है दिमाग में। तो अब इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि इनका राजपूत नाम है वो कैसे पड़ा। देखिए, हां, अब चलते हैं अपन। देखिए, अब एक शासक आता है भारत के इतिहास में, नाम आता है हर्षवर्धन। यह शासक है, ये 603 में शासक बनता है और 647 में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि यही वो शासक, अंतिम शासक था जिसने लगभग संपूर्ण भारत के ऊपर, या हम यूं कह सकते हैं संपूर्ण भारत पे तो नहीं किया था, लेकिन जो पूर्वी भारत है और उत्तरी भारत है और पश्चिमी भारत है, इन इतने बड़े पूरे क्षेत्र के ऊपर इसने अधिकार स्थापित कर लिया था। यानी जो कार्य मौर्य काल में हुआ था, जो कार्य गुप्त काल में हुआ था, इसी प्रकार वही कार्य इसने किया था हर्षवर्धन। और ये ऐसा कार्य मौर्य ने क्या किया था? पूरे भारत के ऊपर एकाधिकार कर लिया था। इसलिए उन शासकों को भी अपन किस नाम से जानते हैं? सम्राट के नाम से जानते हैं। गुप्त शासकों ने भी क्या किया था? पूरे भारत के ऊपर अधिकार किया था। तो उन शासकों को भी किस नाम से जानते हैं? सम्राट के नाम से। इसी प्रकार जो कार्य उनकी तरह जिस शासक ने किया था या जिस अंतिम शासक ने किया था, वो कौन था? हर्षवर्धन। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं। यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये तो है अंतिम हिंदू सम्राट। और यदि आपसे एग्जाम में यह पूछ लिया जाए अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो आपको क्या बताना है? हेमू विक्रमादित्य का नाम बताना है। किसका नाम बताना है? हेमू विक्रमादित्य का नाम बताना है। ठीक है, ये अपन बात करेंगे जब अपन मुगल काल पढ़ेंगे भारत के इतिहास में, तब बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए, यहां पर ये जो हर्षवर्धन था, इसके दरबार में सामंत थे। जाहिर सी बात है, हर शासक के दरबार में क्या होते हैं? सामंत होते हैं। या इन्हीं सामंतों का दूसरा नाम क्या बोल देते हैं अपन? सरदार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सरदार। नॉर्मली क्या होता था कि जो भी शासक था या जो भी शासक होता था, उसके नीचे या उसके अधीन काम करने वाले व्यक्तियों को किस नाम से जाना जाता था? सामंत या सरदार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो हर्षवर्धन के सामंत और सरदार थे, ठीक है, ये जो सामंत और सरदार अपने आप को क्या मानते थे? राजपुत्र मानते थे। क्या मानते थे? राजपुत्र मानते थे। यहां पर ध्यान से समझना, मैं बात कर रहा हूं यहां पर राजपुत्र की, राजपूत की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना? राजपूत कैसे हुआ? ये राजपूत शब्द है, जाहिर सी बात है इसी से ही राजपूत शब्द बना है, लेकिन ये राजपूत शब्द बना कैसे है वो ध्यान से समझना यहां पर। तो देखिए, राजपुत्र शब्द, ये जो सरदार थे, ये अपने आप को क्या कहते थे? राजा का पुत्र मानते थे, यानी राजपुत्र मानते थे अपने आप। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए, यही जो राजपुत्र शब्द है, यही आगे चल करके क्या हो गया? राजपूत शब्द हो गया। क्या हो गया भाई? राजपूत शब्द हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया भाई? ये अपनी आज भी यही मानसिकता रही है। अपन क्या करते हैं? ये मानव स्वभाव है। ये क्या है? एक मानव स्वभाव है। क्या है ये समझना। जैसे अपन क्या करते हैं, अपने को किसी शब्द को बोलने में यदि हमें कठिनाई आती है, तो अपन क्या करते हैं? उस शब्द को तोड़ मरोड़ करके उसका एक सरल शब्द, यानी उसका परिष्कृत रूप बना लेते हैं।
ठीक है, उसी प्रकार यहां पर हुआ है। ये जो राजपुत्र शब्द है, ये चूंकि बोलने में कठिनाई हो रही थी, त्रय में कठिनाई हो रही थी, ठीक है ना, इसीलिए कालांतर में यही नाम, चाहे मानव समझ लो, चाहे इतिहासकार समझ लो, चाहे अन्य कोई विद्वान समझ लो, सभी ने इसी राजपूत शब्द को क्या मान लिया? राजपूत शब्द मान लिया। समझा गई बात? यही राजपूत शब्द आगे चल करके इन्हीं सरदारों के लिए उपयोग में आने लगा। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे जो भी भारत में क्षत्रिय आया था उसको किस नाम से जाना जाने लगा? राजपूत के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। यहां पर चलो अपन यहां पर हर्षवर्धन को मार देते हैं। हर्षवर्धन को मारने के बाद की बात करते हैं अपन। देखिए 647 में हर्षवर्धन की क्या हो गई? हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। मृत्यु। अब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद जाहिर सी बात है, इसके जो सामंत थे, जिनको अपन किस नाम से जानते हैं? राजपुत्र के नाम से जानते हैं, या राजपूत के नाम से जानते हैं। ये जो सामंत थे ये क्या हो गए? यहां पर स्वतंत्र हो गए। ये क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इनके ऊपर लगाम लगाने वाला, यानी या इनके ऊपर नियंत्रण करने वाला हर्षवर्धन जैसा शासक फिर भारत में नहीं हुआ था। इसलिए ये क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के क्या कर ली? इन्होंने अपनी अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, अब देखिए यहां से इन्होंने जब सत्ता स्थापित कर ली क्षेत्रों में जाकर के, ठीक है, तो ये जो काल है ये किस नाम से जाने लगा? राजपूत काल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब ये जो समय है, ये समय यहां से शुरुआत होती है। हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही राजपूत काल की शुरुआत होती है। और जब तक भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना नहीं हो गई थी, इसकी तुर्की सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हो गई थी, तब तक संपूर्ण भारत में क्या था? राजपूत काल था। हम सामान्य भाषा में आपको यह बता दूंगा आपको कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल है, यह काल किस नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में यहां तक? कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए आगे चलते। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का काल है वो किस नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए चलते हैं आगे। अब देखिए बात आती है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत शब्द के बारे में अपन ने पढ़ लिया, कैसे हुई थी उत्पत्ति इसकी। ठीक है, प्राचीन काल में इस जाति को किस नाम से जानते थे, ये सब बातें अपन ने पढ़ ली। अब देखिए राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक विषय है। ये क्या है? एक विषय है। अभी तक विद्वानों ने यह स्पष्ट जानकारी हमें नहीं दी है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। सभी विद्वानों ने शोध के द्वारा, चर्चा के द्वारा अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। तो अपन यहां पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह क्या है? एक चर्चा का विषय है जो चलता ही रहेगा। नए नए विद्वान आएंगे और नए नए विचार अपने सामने आते जाएंगे। लेकिन अपन को यहां पर उन्हीं विद्वानों के मत के बारे में जानकारी लेनी है जो अपने कोर्स में है और जो प्रचलन में है।
जो अपने सिलेबस में भी हैं और साथ साथ में जो प्रचलन में हैं और प्लस साथ साथ में जो प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो उन कथनों के यानी उन मतों के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहला जो मत आता है वो आता है अग्निकुंड का। किसका आता है? अग्निकुंड का मत आता है। ठीक है, ये जो अग्निकुंड का मत है, ये मत दिया था पृथ्वीराज रासो नामक एक ग्रंथ है। इस पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के अंतर्गत ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, ये अग्निकुंड का सिद्धांत हमें मिलता है। और ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये ग्रंथ लिखा गया था चंद वरदाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? चंद वरदाई के द्वारा। नाम से स्पष्ट हो रहा है ये कौन था? पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था। ठीक है, अब चंदवरदाई ने इस पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में एक कथा लिखी है, एक जनश्रुति लिखी है। जनश्रुति का मतलब क्या हुआ? कि जो लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, चंदवरदाई ने इसमें क्या लिखा है कि महर्षि वशिष्ठ, क्या नाम है? महर्षि वशिष्ठ, इन्होंने क्या किया था? माउंट आबू पर्वत पर, कहां पर भाई? माउंट आबू पर्वत पर अपने यज्ञों की राक्षसों से क्या करने के लिए भाई? रक्षा करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, यहां पर महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर्वत पर, क्योंकि ऋषि मुनि थे, यज्ञ हवन किया करते थे ये, इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञों की रक्षा करने के लिए, यज्ञों की राक्षसों से रक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया था? एक यज्ञ किया था। ठीक है, और इस यज्ञ से इन्होंने 4 जातियों की उत्पत्ति की। कितनी जातियों की? 4 जातियों की। ठीक है, हालांकि ये कथा है, हमें कथा ही लगती है, अधिक बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन चूंकि ये जो मत है यही सर्वमान्य मत माना गया है। क्या माना गया है? सर्वमान्य मत माना गया है। इसलिए यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजपूतों की उत्पत्ति से के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत किसका है, तो आपको किसका बताना है? अग्निकुंड का मत बताना है। और किसने, कहां पर लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो में। और किसने लिखा है? चंदवरदाई ने। तो देखिए आगे चलते हैं अपन। तो इस यज्ञ से महर्षि वशिष्ठ ने क्या किया? 4 जातियों की उत्पत्ति की। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रतिहार, नंबर 2 परमार, नंबर 3 चालुक्य और नंबर 4 चौहान। ये 4 जातियां थी जो महर्षि वशिष्ठ ने अपने यज्ञ से उत्पन्न की थी। कौन कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है, अब देखिए आगे, ये कथन तो है किसका? अग्निकुंड का सिद्धांत है जो पृथ्वीराज रासो ने दिया था और चंदवरदाई ने यह ग्रंथ लिखा था। यह क्या है? सर्वमान्य मत है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। अब छोटे छोटे कथन हैं जो आपको 2-3 लाइनों में मैं आप समझा देता हूं। देखिए, नंबर 2 कथन आता है आपका, कई विद्वान ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है
ब्राह्मणों से। किससे हुई है? ब्राह्मणों से। और ये मानने वाले व्यक्ति हैं गोपीनाथ शर्मा। और इसके साथ ही एक व्यक्ति का नाम और आता है डॉक्टर भंडारकर। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि गोपीनाथ शर्मा तो ये मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है भारतीय ब्राह्मणों से। किससे हुई है? भारतीय ब्राह्मणों से। और जो डॉक्टर भंडारकर हैं यह मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है विदेशी ब्राह्मणों से। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा कथन। ठीक है, फिर बाद में चलते हैं कथन नंबर 3। ये कथन आता है वैदिक आर्यों का। यानी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक आर्यों से हुई है। और इनमें सबसे आगे नाम आता है, देखिए सबसे आगे नाम आता है पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा। नाम सबने सुना है। सिरोही जिले के हातल गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। नंबर 4 कथन, एक नाम आता है सूर्यवंशी। ठीक है, कुछ विद्वान यह मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्यवंश से हुई है। यानी क्या मानते हैं कि राजपूत कौन है? सूर्यवंशी। और ये मानने वाले भी एक ब्राह्मण है, नाम है दशरथ शर्मा। अब इसको याद कैसे रखना है? भगवान राम के पिता कौन थे? दशरथ थे। ठीक है, और राम कौन से वंश से संबंध रखते हैं? सूर्य वंश से संबंध रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक कथन और है जो पढ़ लेते हैं, जो इन सब में इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए नंबर 5 कथन। यह कथन है कि कई विद्वान यह मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? विदेशियों से हुई है। किससे हुई है? विदेशियों से। ठीक है, ऐसे मानने वालों में 3 का नाम आता है। सबसे पहले तो नाम आता है कर्नल टोडगा। नंबर 2 आता है कनिंघम का। और नंबर 3 आता है विसेंट स्मिथ का। ये 3 व्यक्ति हैं। यहां पर देखिए, गौर कीजिए, आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर भाई राजपूतों की उत्पत्ति को विदेशियों से मानने वाले इतिहासकार भी क्या हैं? विदेशी हैं। तो ये आपको कॉमन सेंस की बात याद रह जाएगी कि यदि आपसे ये पूछ दे कि कौन से इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से बताई है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि वो कौन सा है? विदेशी है। किसी भी भारतीय इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से नहीं बताई है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक प्रश्न है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आरएएस तक की एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। वो प्रश्न क्या है कि कई बार ये पूछते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति शक और सीथियन जाति से किसने बताई है? राजपूतों की उत्पत्ति
कुषाणों से किसने बताई है, ठीक है, और राजपूतों की उत्पत्ति होणों से किसने बताई है। इन सब के बारे में शायद आपने सुना होगा। ये सब भारत में आने वाली विदेशी जातियां हैं। समझ आ गई चीज। तो यहां पर कई बार ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से किसने बताई है, ये सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न आपसे इस तरह से पूछेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति शक और शिथिल जाति से किसने बताई है, कुषाणों से किसने बताई है और होणों से किसने बताई है। ठीक है, तो मिलान कर देते हैं अपन यहां पर। देखिए, शक और शिथिल जाति से राजपूतों की उत्पत्ति बताने वाला इतिहासकार कौन सा है, कर्नल जेम्स टोड। कुषाणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताने वाला इतिहासकार कौन सा है, कनिंघम। और होणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताने वाला व्यक्ति कौन है, विसेंट स्मिथ। इनके नाम शायद सबने सुने होंगे। ये व्यक्ति राजस्थान के इतिहास में बार बार आएगा। हर जगह राजस्थान की कल्चर हो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, इन सब में इस व्यक्ति का नाम हमेशा हर जगह मिलेगा। समझ आ गई चीज। उसके बाद चर्चा करते हैं ये व्यक्ति विसेंट स्मिथ। इस व्यक्ति का भारत के इतिहास में योगदान है। किसके इतिहास में, भारत के इतिहास में योगदान है। ये वही व्यक्ति है जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। यह वही व्यक्ति है जिसने क्या कहा था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति का अपना टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी यदि आपके इस टॉपिक से संबंधित समस्या हो या कोई कठिनाई आ रही है समझने में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।